देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 5 मार्च को हज़ारों लोगों की उन्मादी भीड़ ने नागालैंड की दीमापुर सेंट्रल जेल में बलात्कार के आरोप में बंद एक कैदी को जेल से बाहर खींचकर निकाला, उसके कपड़े फाड़ डाले और फिर उसकी पीट कर हत्या कर दी और उसकी लाश को शहर के एक चौराहे पर लटका दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 18 लोगों को दंगा करने और गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ेलियांग ने कबूल किया है कि ये प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है। हालांकि मुख्यमंत्री ज़ेलियांग ने इस घटना के पीछे किसी जातीय या सांप्रदायिक कारण होने की बात से इनकार किया है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय समाज इतना असहिष्णु होता जा रहा है। क्या भारतीय समाज तालिबान की तरफ बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही हमारे समाज की ऊपरी परत के नीचे कोई प्रवृत्ति छुपी हुई थी जो अब बाहर निकल कर आ रही है? दीमापुर में जिस तरह भीड़ ने एक अभियुक्त को पीट कर मार डाला, वो न्याय के तालिबानी तरीक़ों जैसा मालूम होता है। लेकिन भारत एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज है। ऐसे में क्या हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्तियां ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं हैं? क्या सूचना क्रांति के दौर में कानून के राज को भीड़ तंत्र से चुनौती मिल रही है? और नागालैंड में हुई घटना के खिलाफ कथित सभ्य समाज में जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दिखाई दी? अगर भारत में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये सदमा पहुंचाने वाली बात है, जो संविधान से चलने वाले लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है। इस चर्चा में मेरे साथ हैं विकास सिंह, पूर्व अतिरिक्त महान्यायवादी, मैक्सवेल परेरा, पूर्व संयुक्त पुलिस कमिश्नर दिल्ली, डॉक्टर समीर मल्होत्रा, जाने माने मनोचिकित्सक, प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो कुछ हमें 5 मार्च को नागालैंड में दीमापुर में देखने को मिला, वो कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीक़ों से देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ जेल में बंद, जो कि एक समझा जाता है कि सुरक्षित जगह होती है, वहाँ भीड़ का जाना, एक आदमी को सही या गलत तरीक़े से निकाल करके और पीट करके मार डालना, क्या संकेत है? मेरी समझ में एक कदम हम और आगे बढ़ गए हैं बस। और इससे अगर बहुत सदमा नहीं दिखलाई पड़ रहा है तो इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि यह तरीका सही है। अभी कुछ दिन पहले जब आप संसद में बहस सुन रहे थे तो एक सांसद ने कहा उठकर कि आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उसे हमें दे दीजिए, हम न्याय कर देंगे। और जो उन्होंने कहा वह नागालैंड में हुआ। तो इसलिए इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, और जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, उसमें इसकी एक स्वीकृति मौजूद है, बल्कि ऐसा करने की इच्छा है। और चूंकि पिछली घटनाओं का हमने निपटारा नहीं किया है ठीक तरीके से, मेरा यह मानना है कि वह 1984 हो या 2002 हो या उसके पहले की घटनाएं हों, अगर उन्हें हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब यह है कि हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ हत्यारे और बलात्कारी रह रहे हैं और हम उनके लिए किसी न किसी तरह से एक जायज़ वजह खोजते हैं। बल्कि अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई जाए तो गांव का गांव सामने खड़ा हो जाता है, औरतें खड़ी हो जाती हैं। और ये गुजरात में देखा गया या मुजफ्फरनगर में देखा गया। असम में आप चले जाएं, असम में जहां 3 लाख के करीब मुसलमान विस्थापित हुए बोडोलैंड के आसपास, वहाँ आप चले जाएं तो एक स्वीकृति समाज में इस प्रकार की कार्रवाई की है जी। और उस स्वीकृति को लेकर हम लोगों ने गंभीर चर्चा कभी की नहीं है। समीर मल्होत्रा साहब, ये जो कह रहे हैं पूर्वानंद जी, ये समाज में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, आप एक मनोचिकित्सक के नाते क्या हमें ये बता पाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात है भूख और गुस्से की, ये हर इंसान के भीतर है। कहीं ना कहीं उसे एक माध्यम मिलता है, एक तरीका मिलता है समाज के ज़रिए। समाज आईना दिखाता है, समाज तरीके भी सुझाता है और समाज एक रूप से किस प्रकार से खुद को कंडक्ट करना है जी, समाज के आगे, परिवार में, दूसरों के साथ, ये बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं मोल्ड करता है। लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग होती है। बच्चा जैसे बड़ा होता है, जो समाज में देखता है, कहीं ना कहीं उसके चरित्र में ढलता चला जाता है। सही गलत के पैमाने भी बच्चा इसी तरीके से सीखता है, घर से, परिवार से, स्कूली शिक्षा से, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, और फिर जो कानून व्यवस्था है, जो समाज के अंदर तौर तरीके हैं, उनसे। यदि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगे कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, समय पे न्याय नहीं मिलेगा, या न्याय में बहुत देरी रहेगी,
तो कहीं ना कहीं मन में आक्रोश पनपता है लोगों लेकिन के। ये तो उन्मादी भीड़ का एक काम बिल्कुल दिखाई देता बिल्कुल। और वो जो आक्रोश है कहीं ना कहीं सब्र का पैमाना जब पार होने लगता है तो उसकी एक झलक शायद उस उन्मादी भीड़ में भी हमें दिखाई दी है। बिल्कुल गलत तरीका है, पर कहीं ना कहीं एक सिमरिंग एंगर, एक गुस्सा, ख़ास तौर पे ऐसी घटनाओं के प्रति जो होती हैं समाज के अंदर, दुखदाई हैं, नहीं होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं समय रहते यदि हम पकड़ पाएँ ऐसे तत्वों को जिनके अंदर बहुत गुस्सा है, गुस्से पे काबू नहीं है, इम्पल्स डिसकंट्रोल की समस्याएं हैं, नियमों का उल्लंघन करने की बहुत लालसा है, ऐसे लोगों को यदि समय पे रहते इलाज किया जाए तो कहीं ना कहीं वो आगे क्रिमिनल माइंड में तब्दील होने से काफ़ी हद तक बचा जा जी, मैं सकता आता है। हूँ आपके पास। मैक्सवेल परेरा साहब, ये पुलिस की एक विफलता का भी कारण बताया जाता है और मुख्यमंत्री साहब ने खुद इसे कबूल किया है कि पुलिस और प्रशासन दोनों की ही इस मामले में विफलता है। जेल के अंदर एक बंद कैदी को भीड़ जाती है, निकाल लाती है और फिर पीट पीट करके मार डाल देती है। तो क्या ऐसे में हम लोग एक भीड़ तंत्र के आगे एक तरह से सरेंडर करते जा रहे हैं, या ये कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इस पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रहे हैं? ऐसा है, हम तो मौके पर नहीं थे, हमें तो हमारी जानकारी तो है जो टीवी और अखबारों में जो आया हुआ है खबर, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जी अभी इट्स ऑल वेरी नाइस, जो जो थियरीज हैं, थियराइज करना और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना है, मगर दिस इज़ अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जी ये जो कानूनी व्यवस्था का जो जिम्मेवार हैं हम लोग, उसकी टोटल ब्रेकडाउन है ये। और ऐसी बात नहीं है, आई मीन इसको ठीक तरीके से हमें सोच लिया तो, इसको रीप्ले किया तो हमारा मन में एक घटना होती है, पब्लिक मीटिंग होती है। पब्लिक मीटिंग के लिए टाइम लगता है, उसको क्या कवरेज किया है। जब कोई पब्लिक असेंबली हुआ है, किसी की जिम्मेवारी होती है उसको कवर करने का। जी। लेकिन उसका मैक्सवेल परेरा साहब, that assembly will ये जो not आप बात get कह रहे हैं वो बात तो unlawful। समझ में आती है, Yes, मगर उसके yes। बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई ये की है कि कुछ लोगों के खिलाफ, और शायद वो अज्ञात लोग होंगे क्योंकि मतलब 18 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है वो दंगा फैलाने के लिए। लेट अस नॉट जंप द गन। नहीं नहीं, ये मैं आपके मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा हूं कि 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है दंगा फैलाने के लिए और गलत तरीके से इकट्ठा होने के लिए। ये धारा लागू की गई है उन लोगों के खिलाफ, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है, अब तो सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें मौजूद हैं, आइडेंटिफाई बड़े आसान से किया जा सकता है। जो बंदोबस्त है तो आसानी से कर सकता है। आई मीन इसको किसी ने वीडियोग्राफी किया है, I mean, is it a basis for the investigation? Number one. I mean, let us not jump the gun. आराम से देखेंगे कितनी देरी लगती है एक पब्लिक मीटिंग के लिए। कोई मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स हुई है कोई, या इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले वो भी शामिल थे, या डिड दे इंटरैक्ट और जस्ट कहा हमारा बस की का नहीं है, हम तो किसी ने कोई हाथ उठाया इसमें, कोई ओवर पावर करने की बात आई है। आई मीन जो आराम से कहने वाली बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है कहकर हमें इसमें दूसरी कोई बात नहीं है, इसमें तो लापरवाही है, ठीक है। उसके तरफ क्या किया है उन्होंने, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया है उसे मामला खत्म हो गया। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। जो उसके बाद 8 किलोमीटर कहते हैं, 8 किलोमीटर उसको खींच के ले गए हैं। उसको 8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, इसका मतलब उस स्टेट का व्यवस्था क्या है, कानूनी जो बंदोबस्त रखने के लिए तो क्या व्यवस्था है। आई मीन दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू गो इनटू। और इसमें आफ्पा लगा हुआ है, उधर आर्मी की मौजूदगी है, आर्मी को मोबिलाइज नहीं किया है। किसकी जिम्मेवारी थी आर्मी को मोबिलाइज करने का, आर्मी का ले आने का। इसमें कहते हैं बच्चे थे और स्कूल बच्चे थे इसलिए हम फायर नहीं कर पाए, और शुरू से यही बात थी क्या। और इसमें तो जब फायर नहीं कर पाए, जो लीडर्स को क्यों अरेस्ट नहीं किया इसमें। मैं बहुत पहलू हैं इसमें। हमारे पास ये जानकारी सारी
जो अखबारों के जरिए आई है, जो हर सारे जो बहुत चिल्ला रहे हैं इसके बारे में, जो कानून तोड़ दिया ये वो जी, वगैरह, मगर डिटेल्स ने तो लेकिन किसी ने कानून दिया व्यवस्था नहीं। का तो और फेलियर है ही है, डिटेल इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जाने मैं की आता हूँ आपके पास में, मैक्सवेल परेरा साहब। टोटल फेलियर है। विकास सिंह साहब, या। मैं आपसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, संविधानवादी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसे आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, इसमें दो बड़ा सीरियस चैलेंज है इस तरह के इंसिडेंट में आपको नजर आता है। जो सीरियस इंपॉर्टेंट चैलेंज वो है ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी को हमारे कानून व्यवस्था पे विश्वास उठता जा रहा है कि कानूनी तौर पे कोई आदमी जो जिस पे कोई एलिगेशन लगा है, सीरियस एलिगेशन लगा है, उसको सजा सिस्टम दे पाएगा कि नहीं। क्योंकि आप कन्विक्शन रेट देखें रेप का तो हार्डली 10% से कम का कन्विक्शन होता है जितने भी अक्यूज होते हैं रेप के। तो एक तो ये बड़ा सीरियस इशू है और हमारे कानून व्यवस्था में कुछ इसमें बदलाव आने चाहिए, पुलिसिंग पे बदलाव आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पे बदलाव आने चाहिए, जो कि लोगों को एक विश्वास हो कि जो आदमी इस तरह का जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसको कानून सही अंजाम उसको पहुंचाएगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और जो दूसरा सीरियस मामला इसमें उठ रहा है जी, आज के दिन में एक रेपिस्ट को छुड़ा लिया पुलिस स्टेशन जेल से और उसको निकाल के मार दिया। कल को कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुजरिम हो और कोई गैंग अगर घुस करके उसको छुड़ाना चाहे तो सिमिलर इंसिडेंट वो भी कर सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जेल व्यवस्था में जो हमारी सिक्योरिटी है या जो हमारा व्यवस्था जिसमें लोग को बंद करने का सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है। जो कोई भी मॉब कभी भी जेल में घुस के किसी को भी जेल से निकाल ले, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट एक जेल में, अदरवाइज जेल की पर्पस क्या है? अगर जेल में इस तरह से कोई किसी को भी निकाल ले तो जेल में रखने का पर्पस क्या हुआ? अगर जेल में जो पर्पस होता है कि एक आदमी को सुरक्षित रखा जाए कि वो कोई बाहर का आदमी उसके पास ना आ सके और उसको जब सजा मिले तो वो सजा काटने के लिए मौजूद हो। जी, तो इस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा दूसरा भी उठाता है कि भाई ठीक है, कानून व्यवस्था में उस स्टेट में बहुत कोई सीरियस कमी है जिसके वजह से मॉब घुस करके और उस व्यक्ति को जेल से निकाल लिया। मतलब कानून के शिकंजे से जी, कानून जो है वहाँ व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कानून के शिकंजे से आम आदमी घुस के उसको वहां से निकाल करके बाहर ले आते हैं। नीरजा जी, ये अभी दोनों बड़ी आपने सीरियस। चार लोगों की राय सुनी। विकास सिंह साहब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसी स्थिति है, देखने में लगती भी है। लेकिन सवाल ये है कि हम एक सभ्य समाज होने का दावा करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, 65-67 साल से हमारे यहाँ लोकतंत्र आबाद गति से चल रहा है। वैसे में ये ISIS और तालिबान जैसे तरीक़ों से सज़ा देना क्या दर्शा रहा है समाज में? देखिए, मुझे लगता है कि इसको एक और घटना की तरह नहीं लेना चाहिए। बेहद चिंताजनक चीज़ है जो हुआ है, ये वेकअप कॉल है। इसके दो पहलू हैं। एक तो फेलियर ऑफ रूल, जो आपका कानून का सिस्टम ये रोक नहीं पाया कि स्टूडेंट्स और लोग जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, जैसा कि कहा अभी, 8 किलोमीटर तक पुलिस ने रोका नहीं, वो जा रहे थे जेल की तरफ और वहाँ फायरिंग भी हुई, टीयर गैस भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जेल के अंदर घुस के खोजा वो रेपिस्ट को, अलेज्ड रेपिस्ट को, और निकाल के फिर लिंच किया और फिर लैंप पोस्ट पे लटका दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये क्या पुलिस की और जेल अथॉरिटीज़ की मिली भगत के बिना हो सकता है? ये कहा जा रहा है कि सामने लड़कियां थी, अगर आप करते तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती, मानती हूँ मैं। ये तो है कि अभी जो कहा कि गैंग जा सकता है, किसी भी सीरियस ऑफेंडर को निकाल सकता है, पर ये तो एक समूह गया था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, अगर ये है तो इसका मतलब है, एक तरफ ये एक इशारा करता है कि क्यूमुलेटिव एंगर इन लोगों के खिलाफ, जो ये बांग्लादेशी माना जा रहा है,
और रेपिस्ट के खिलाफ नॉन एक्शन अगेंस्ट रेपिस्ट, जो कि देखा जाता है क्यूमुलेटिव एंगर इतना जबरदस्त हो गया है कि लोगों ने सोचा कि जाने दो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जी। ये तो नहीं हम होने देंगे। तो दोनों तरफ से जबकि रेपिस्ट को आप जस्टिस, मतलब आप देख लीजिए निर्भय केस में जी। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से पड़ा हुआ वो केस है, एक बार भी हियरिंग नहीं हुई है। इतना सेलिब्रेटेड केस और अभी भी वहीं लटकता, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम, चाहे रूल ऑफ लॉ का सिस्टम, चाहे जुडिशियल सिस्टम, उसका फेलियर बेहद है। लेकिन एक और पहलू है इसका नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट में, और वो है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनके खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है उसको भी ये दर्शाता है। जी। अपूर्वानंद जी, अभी जैसा नीरजा जी कह रही थी, इसमें एक ये एंगल आया है कि साहब वो ये कहा गया कि बांग्लादेशी है, जबकि वो अब खबर आई है कि असम का आदमी है। और अभी एक मैं लेख पढ़ रहा था वहाँ कि असम की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि उसके 2 भाई जो हैं वो भारतीय सेना में हैं, बाप भी भारतीय सेना का अधिकारी रहा है, और ये जो घटना थी साली के साथ में थी, वो जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर मान भी लिया जाए इन सारी चीज़ों को कि वो सही था, रेपिस्ट था, वो इस तरह से सज़ा दी जाएगी? नहीं, ये तो पूरी तरह से अस्वीकार्य है जी। इसको किसी भी तरह से मंजूर नहीं किया जा सकता। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह कहा जा रहा है और हमारी आम समझ है कि न्याय में देरी होने की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और उस गुस्से की एक अभिव्यक्ति है, और इसमें ऐसा लगता है कि ये एक तरह की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है जी। जबकि हम इस मामले में भी देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर में भी देख सकते हैं, बोडोलैंड में भी देख सकते हैं कि इसको तैयार किया जाता है। तैयार करने में एक लंबा वक्त लगता है, कुछ संगठन सक्रिय रहते हैं, और उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में जितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको इग्नोर करना किसी भी समझदार आदमी के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेशी अप्रवासियों का प्रश्न है कि वे गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, तो बोडो और मुसलमान, बंगाली मुसलमानों के बीच जो संघर्ष हुआ, कहना गलत है क्योंकि हमला हुआ बंगाली मुसलमानों पर, उसमें भी यही कहा गया कि ये गुस्सा था, जबकि वहाँ के जो बोडो बंगाली मुसलमान हैं वे दिल्ली में आकर घूमकर डॉक्यूमेंट्स आप ये मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल भी है? मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि उत्तर पूर्व को बहुत गौर से देखे जाने की ज़रूरत है। नागालैंड को, असम को, पूरे उत्तर पूर्व को गौर से देखे जाने की ज़रूरत है कि वहाँ आप्रवासी और बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर, और मैं सिर्फ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बंगाल को भी ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों में ये बंगाल में भी होने वाला है। जी। मैक्सवेल परेरा साहब, आप कितना सहमत हैं अपूर्वानंद जी जो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एक ख़ास स्थिति बन गई है, ख़ास सिचुएशन बन गई है और वहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं? ये सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत पहलू हैं और ख़ासतौर ये कम्युनल जो पहलू है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में तो हम बहुत सफ़र करेंगे इसके बारे में। बट नॉट ओनली दैट, जो किसी गलत फहमी या गलत फहमी को उड़ाकर जो फैनिंग ऑफ द मॉब फीलिंग, दिस इज जो गुस्सा होता है, गुस्सा जैसा एक आपके पैनलिस्ट ने बताया वक्त लगता है, जो वक्त लगता है उस वक्त के दौरान जो रेलेवेंट कानूनी बंदोबस्त साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं तो, एंड दिस इज रिडिकुलस, जो गुस्सा बढ़ने में टाइम लगता है, वो टाइम लगने तक जो कानूनी व्यवस्था नीड्स टू रैली राउंड, और इसके मतलब या आइदर देयर इज मिलीभगत और देयर इज नो एडिक्वेट सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड्स टू ग्रोइंग मॉब। जो ग्रोइंग मॉब है उसको टू निप इन द बड कहते हैं, जो वो ग्रो करने से पहले उसको जो कंट्रोल किया जाता है, और इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी ने जानकर ठीक है जाने दो, ये करने दो, जैसा वो फीलिंग रहा है। जो सारे राइट्स में ये फीलिंग जो हमेशा रहता है, इफ ए राइट इज नॉट कंट्रोल्ड राइट इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में जो
मॉब फीलिंग को तो फैन करने वाले, बढ़ाने वाले, भड़काने वाले जो हैं, उनको तो कंट्रोल नहीं किया तो जरूरी वो मॉब तो गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एन अनलॉफुल असेंबली. और वो अनलॉफुल असेंबली होने से पहले उसको कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक. ऑब्वियसली किसी की इच्छा नहीं थी इधर, और ये मन बिल्कुल डिटर्मिन्ड था जैसा करने का, जो कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में लेने की. जी. और जो कानूनी व्यवस्था देखने वाले थे उन्होंने कर्सरी जो कुछ रेजिस्टेंस देने के लिए किया, उसके बाद बहाना मिल गया उनको. लड़कियां सामने थी, स्टूडेंट सामने थे, ठीक है वो कह दिया. और आई मीन दैट इज नो एक्सक्यूज. तो ये तो हमारे आर्म फोर्सेस को कश्मीर में तो रोजाना मिलता है. सारा विमेन फोर्सेस को तो सामने रखते हैं और टेररिस्ट अपना काम करते हैं. जी. इसी दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. ये बहाना तो सुनकर ये बहाना नहीं चलने वाला. विकास सिंह जी, वी हैव टू एक्ट. अभी आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात 1 मिनट के लिए हम मान भी लें, फिर भी अगर ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मानसिकता काम कर रही है, कोई साइकी काम कर रही है. आप उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, जहां तक मानसिकता का सवाल है, वो तो एक समाज में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा. समाज का जो सोच है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा. कहीं हमारे शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है, जो हमारे बच्चों को जो रेप होता है, कहीं ना कहीं ये एक समाज का एक ये फॉल्ट है कि हाँ, एक रेपिस्ट समाज में पैदा होता है, क्योंकि जो रेप कर रहा है उसका कहीं ना कहीं उसकी सोच नॉर्मल आदमी के जैसी सोच नहीं है. लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का क्वेश्चन है, देखिए, जब भी पुलिसिंग का जब आप काम करते हैं तो पुलिस का काम क्राइम होने के बाद ही शुरू नहीं होता है. पुलिसिंग का काम क्राइम होने के पहले शुरू होता है, और वो शुरू होता है उसके इंटेलिजेंस गैदरिंग से. अगर एक मॉब चला है जेल की तरफ, तो कई लोगों की जो मंशा बनी है कि हम इस काम के लिए निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी हवा लग जानी चाहिए थी अगर उनका इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग सही होता कि ये मॉब इस काम के लिए आगे बढ़ा है. अगर ये इंटेलिजेंस उनका सही रिपोर्ट कर दे देता तो ये मॉब को जेल पहुंचने के पहले ही रोकना चाहिए था. दैट वुड हैव बीन द प्रॉपर वे इन विच एक मेरे को याद है, एक मेरे दोस्त थे एसपी अलीगढ़ में, क्रिकेट मैच चल रहा था, इंडिया जीतने लगा तो तुरंत उन्होंने फोर्स भेजा जहां मुस्लिम एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह की चीजें होती है ऐसे सिचुएशन में. तो ये तो एक दिमाग लगाने वाली बात है कि इतना बड़ा मॉब चला है, इतनी दूर तक चला है, इकट्ठे हुए हैं लोग उसके अंदर. तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग का बड़ा भारी फेलियर है कि वो पहले जेल में जो हुआ वो तो अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है जी. लेकिन जो पहले जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में जो कमी हुई और जो उन्होंने पहले रोका नहीं पुलिस ने इनको बढ़ने से, ये भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है. ठीक है. जहां तक सामाजिक सवाल है वो तो बड़ा लंबा सवाल है, उसको तो विशेषज्ञ बैठेंगे जो इसके मानसिक विशेषज्ञ. ठीक है, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है. विकास सिंह जी, समीर मल्होत्रा साहब, अभी मानसिकता की बात हुई बहुत संक्षेप में कि आखिर इस मानसिकता को बदलने के लिए नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या कुछ और किए जाने की ज़रूरत? देखिए, पॉलिसीज़ हमारे पास कई हैं, मुझे लगता है उन्हें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है. न्याय प्रणाली किस प्रकार सुचारू रूप से आगे आती है, इसके ऊपर लोगों का फेथ बनता है फिर, और फेथ के साथ कहीं ना कहीं जो सिमरिंग एंगर है वो कंट्रोल की जा सकती है काफ़ी हद तक. यदि मुझे पता हो, चाहे मैं किसी का भी बेटा हूँ, किसी का भी रिश्तेदार हूँ, यदि मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं किसी भी तरीके से बच नहीं सकता. यदि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम दे पाएँ बच्चों को, और जैसे वो आगे बड़े होते हैं, और साथ साथ फिल्टर मैकेनिज्म, पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं. आज मीडिया के थ्रू भी कई तरह के संदेश जाते हैं बच्चों तक, बच्चे ज़्यादा मीडिया से जुड़ते हैं. जब हम एक महिला को एक आइटम सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. किस प्रकार से हम समाज को किस रुख में लेके जाना चाहते हैं, मुझे लगता है मिलीजुली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह बात भी कहने की ज़रूरत है कि इंसाफ फ़ौरन नहीं होता है. इंसाफ एक प्रक्रिया है. दूसरे के कई मामलों में सड़क पर इंसाफ नहीं होता है, और सड़क से आप इंसाफ कैसे किया जाएगा यह तय नहीं करते हैं. तीसरे कि राजनीतिक दलों को यह तय करना पड़ेगा कि वे रायट मशीन में नहीं तब्दील होंगे. हिंदुस्तान में रायट मशीन्स काम कर रही हैं जी. स्पॉन्टेनियस कुछ भी नहीं है. नीरजा जी, आपका लास्ट वर्ड. देखिए, मुझे लगता है कि ये टाइम बॉम्ब है टिकिंग, और नागालैंड में होना, नॉर्थ ईस्ट में होना,
अब आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुपिंग्स इसको हवा देती रही हैं। कांग्रेस ने अपना वो किया कि बांग्लादेश से लोग आते थे, वोट बेस की तरह यूज़ किया। आरएसएस अपना काम कर रहे हैं पोलराइज करने के लिए, लेकिन जो जनरल फीलिंग आम लोगों में है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप आम नागा से बात करिए, आज आम मीज़ो से बात करिए, उनमें जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा चौधरी, डॉक्टर समीर मल्होत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैक्सवेल परेरा साहब और विकास सिंह साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये जो भीड़ तंत्र वाली मानसिकता हमारे एक लोकतांत्रिक समाज में ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, ये कमज़ोर हो, ख़त्म हो और हम एक सभ्य समाज में होने का दावा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। कुर्बान अली को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।